दक्षिण पूर्व एशिया के इलाके में हालात बहुत खराब हो गए हैं। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें अमेरिका के खतरनाक F-16 लड़ाकू विमान ने चीन के करीबी देश पर जोरदार हमला कर दिया है। अब पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा लगने लगी है। एक पुराना और धार्मिक शिव मंदिर इस टकराव की वजह बन गया है। कंबोडिया की एक गलती से थाईलैंड बहुत गुस्से में आ गया और उसने हमला करने का फैसला कर लिया। आसमान से बम गिरने लगे, कई लोगों की जानें चली गईं। थाईलैंड अब चारों ओर से चीन के दोस्त कंबोडिया को घेरने की तैयारी में है। उसके पास अमेरिका और इजराइल से मिले भारी हथियारों का बड़ा भंडार है। यह सब देखकर चीन भी सतर्क हो गया है। इस लड़ाई में भारत ने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप एंट्री ले ली है। भारत ने बिना हथियार चलाए पूरी रणनीति ही बदल दी। दुनिया हैरान है कि भारत कैसे इतने सोच समझकर इस खेल को पलट गया। भारत ने पर्यटन और व्यापार को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और सीधे तौर पर चीन की सॉफ्ट पावर को चुनौती दे दी है। भारत ने पर्दे के पीछे से इतनी सटीक कूटनीति अपनाई है कि अब अमेरिका भी खामोश है और चीन भी समझ नहीं पा रहा है कि उसके चारों तरफ से घेराबंदी कैसे हो गई। अब चीन के लिए इससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के आसमान में अब बारूद की तेज बू फैली हुई है। जो छोटी सी झड़प शुरू हुई थी वह अब एक भयानक लड़ाई का रूप ले चुकी है। थाईलैंड और कंबोडिया, जो कभी पड़ोसी थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। थाईलैंड के F-16 लड़ाकू विमान कंबोडिया पर बम बरसा रहे हैं और जमीन पर टैंक और तोपों से हमला हो रहा है। यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि चीन और अमेरिका की बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, जहां थाईलैंड और कंबोडिया जैसे छोटे देश मोहरे बन गए हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ खड़ा है थाईलैंड, जिसके पास आधुनिक हथियार हैं, और दूसरी तरफ है चीन का करीबी कंबोडिया, जो ड्रैगन यानी चीन के भरोसे खड़ा है। सभी देश अब अपनी अपनी चालें चल चुके हैं, लेकिन इसी बीच एक तीसरा खिलाड़ी है, भारत, जो अब तक बिल्कुल शांत था। इस पूरी घटनाक्रम में भारत ने जो दांव चला है वो न तो अमेरिका को समझ आया, न ही चीन को। भारत न तो हथियार बेच रहा है और न ही सैनिक भेज रहा है, लेकिन उसकी शांति से बनाई गई रणनीति ने पूरा खेल बदल दिया है। अब आइए जानें कि इस टकराव की असली वजह क्या है और आखिरकार ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। इस विवाद की जड़ में है एक बहुत पुराना शिव मंदिर, जिसे प्रेह विहेर कहा जाता है। यह मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, जहां से दूर दूर तक का इलाका दिखाई देता है। इतिहास बताता है कि यह मंदिर 9वीं सदी में खमेर राजा सूर्यवर्मन के आदेश पर बनाया गया था, लेकिन कई 100 वर्षों से थाईलैंड और कंबोडिया दोनों इस पर दावा करते आ रहे हैं। सन 1962 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने यह मंदिर कंबोडिया को सौंप दिया था, लेकिन इसके 4.6 वर्ग किलोमीटर के आसपास के इलाके को लेकर विवाद जारी रहा। वही क्षेत्र अब युद्ध का मैदान बन गया है। मामला तब और बिगड़ गया जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपने नाम से दर्ज करवा लिया। थाईलैंड को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ और उसने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। इसके बाद सन 2008 से 2011 तक दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुईं और अब जब सब कुछ शांत लग रहा था, वही विवाद दोबारा भड़क गया है। कंबोडिया की सेना ने थाईलैंड के ठिकानों पर फायरिंग की और थाईलैंड ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। जैसे ही प्रधानमंत्री हन मैनेट ने सत्ता संभाली, थाईलैंड ने तुरंत अपने F-16 फाइटर जेट भेजकर कंबोडिया में बमबारी शुरू कर दी। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने तुरंत सोशल मीडिया पर यह घोषणा की कि अब उनके पास सिर्फ सैन्य जवाब देने का ही विकल्प बचा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मदद की गुहार लगाई। वहीं थाईलैंड ने साफ कहा कि अगर कंबोडिया पीछे नहीं हटा तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यह कोई मामूली झगड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है, जिसमें पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की शांति दांव पर लग गई है। अब सवाल है कि इस युद्ध में कौन ज्यादा मजबूत साबित होगा। क्या चीन का साथी कंबोडिया अमेरिका के समर्थन वाले थाईलैंड से मुकाबला कर पाएगा? इस सवाल का जवाब छिपा है आंकड़ों में, और ये आंकड़े कंबोडिया के लिए बहुत डरावने हैं। किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी जनसंख्या, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य शक्ति से लगाया जाता है। इन तीनों मामलों में थाईलैंड कंबोडिया से बहुत आगे है। थाईलैंड की जनसंख्या करीब 7 करोड़ 1 लाख है, जबकि कंबोडिया की आबादी लगभग 2 करोड़ है। अब बात करें सेना की ताकत की।
ग्लोबल फायर पावर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के पास 36,000 सक्रिय सैनिक हैं और 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं जो जरूरत पड़ने पर बुलाए जा सकते हैं। वहीं कंबोडिया के पास सिर्फ 2,200 सैनिक हैं और उसके पास कोई रिजर्व फोर्स नहीं है। रक्षा बजट की बात करें तो थाईलैंड हर साल $5 अरब से ज्यादा खर्च करता है, जबकि कंबोडिया का बजट सिर्फ $84 करोड़ के करीब है। अब बात करें हथियारों की, थाईलैंड की वायुसेना बहुत ताकतवर है। उसके पास कुल 72 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें अमेरिका के F-16 और स्वीडन के ग्रिपन जेट्स शामिल हैं। यही वे विमान हैं जिनसे थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला किया है। थाईलैंड के पास 7 ऐसे खतरनाक हेलीकॉप्टर हैं जो हमला करने के लिए बनाए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में अचानक जाकर हमला कर सकते हैं और बहुत असरदार माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कंबोडिया के पास एक भी ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। अब अगर जमीन पर होने वाली लड़ाई की बात करें तो टैंक बहुत जरूरी हथियार माने जाते हैं। इस मामले में कंबोडिया कुछ हद तक बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उसके पास कुल 644 टैंक हैं, जबकि थाईलैंड के पास कुल 635 टैंक हैं। हालांकि थाईलैंड को असली बढ़त उसके पास मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों से मिलती है। थाईलैंड के पास कुल 16,000 से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो सैनिकों को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। थाईलैंड ने इजराइल से बहुत ही आधुनिक ड्रोन और रॉकेट लॉन्च करने वाले हथियार खरीदे हैं। ये कुछ ही सेकंड में दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। अब जब हम पूरे सैन्य शक्ति की तुलना करते हैं तो साफ दिखता है कि थाईलैंड हर लिहाज से कंबोडिया से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चीन अपने करीबी दोस्त कंबोडिया को कुछ हथियार जरूर दे सकता है, लेकिन थाईलैंड से सीधा मुकाबला मतलब अमेरिका से सीधी लड़ाई, और चीन ऐसा खतरा उठाने की हालत में नहीं है। अब बात करते हैं भारत की उस चाल की जिसने बिना एक भी गोली चलाए पूरी तस्वीर बदल दी। जब दुनिया थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट्स और कंबोडिया की तोपों की बात कर रही थी, जब अमेरिका और चीन अपने दांव खेल रहे थे, उसी वक्त एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया जिसने कुछ बोले बिना सबका ध्यान खींच लिया, और वो देश है भारत। भारत ने इस पूरे विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। उसने न किसी का समर्थन किया और न ही किसी की आलोचना की, लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने एक ऐसी योजना पर काम किया जिसने चीन की पूरी रणनीति को उलट दिया। भारत ने अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में चुना व्यापार और संस्कृति। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन से आने वाले पर्यटकों पर टिकी थी। चीन इसी रास्ते से थाईलैंड को अपने प्रभाव में रखता था, लेकिन जैसे ही चीन की आर्थिक हालत कमजोर हुई और उसके टूरिस्ट बाहर जाने बंद हुए, भारत ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। भारत ने अपने नागरिकों को थाईलैंड जाने की पूरी छूट दे दी। इसका असर बहुत बड़ा हुआ। 2024 से 2025 के बीच भारत से करीब 21 लाख लोग थाईलैंड घूमने गए। इससे थाईलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी फायदा हुआ और अरबों डॉलर की कमाई हुई। भारत अब थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट बन गया है। इस एक कदम ने थाईलैंड को चीन की पकड़ से आजाद कर दिया। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। उसने अपनी संस्कृति और संबंधों का इस्तेमाल कर एक और मजबूत कदम उठाया। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत ने थाईलैंड में योग, आयुर्वेद और रामायण जैसे विषयों को बढ़ावा दिया। इसका असर यह हुआ कि थाईलैंड की आम जनता भारत से जुड़ाव महसूस करने लगी। यह भारत की सॉफ्ट पावर की जीत थी, जिसने धीरे धीरे थाईलैंड को चीन से दूर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने सैन्य शिक्षा और सहयोग के जरिए भी बहुत कुछ किया। उसने थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के सेनाधिकारियों को अपने डिफेंस कॉलेज में प्रशिक्षण दिया है। इसका मतलब यह है कि चाहे युद्ध हो या शांति, जब भी तकनीकी सलाह की जरूरत होगी, ये देश भारत की तरफ ही देखेंगे। अब बात करते हैं चीन की स्थिति की। चीन अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह न आगे बढ़ सकता है और न पीछे हट सकता है। सोचिए, उसका करीबी साथी कंबोडिया जंग में हार रहा है, लेकिन चीन उसकी मदद के लिए सेना नहीं भेज सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अमेरिका और उसके सहयोगियों से सीधा टकराना पड़ेगा, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर वह थाईलैंड को भी कोई दबाव नहीं दे सकता, क्योंकि भारत अब थाईलैंड के लिए एक मजबूत विकल्प बन चुका है। भारत से थाईलैंड को 21 लाख पर्यटक और 16 अरब 50 करोड़ डॉलर का व्यापार मिला है। अब थाईलैंड को चीन की जरूरत नहीं रही।
यही है भारत की साइलेंट स्ट्राइक, एक ऐसी रणनीति जो बिना हथियार के, बिना शोर के दुश्मन की चालों को मात देती है। लेकिन भारत की नीति यहीं पर खत्म नहीं होती। अब भारत चुपचाप कंबोडिया को भी चारों तरफ से घेरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह लाओस और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है और अपने सांस्कृतिक संबंध बढ़ा रहा है। इससे कंबोडिया को यह महसूस होने लगेगा कि चीन पर उसकी निर्भरता अब बोझ बन गई है। इसे ही असली चाणक्य नीति कहा जाता है, जिसमें सामने से हमला करने की बजाय दुश्मन को इतना अकेला और कमजोर कर दिया जाता है कि वह खुद हार मान जाए। भारत आज दक्षिण पूर्व एशिया में यही कर रहा है। वह न तो अमेरिका के पक्ष में पूरी तरह झुका है और न ही किसी का विरोधी बन रहा है, लेकिन फिर भी आज वही सबसे ज्यादा असर डालने वाला खिलाड़ी बन चुका है। थाईलैंड, अमेरिका और भारत के बीच होने वाले त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास जैसे कि मालाबार यह संकेत देते हैं कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में सबसे अहम भूमिका भारत निभाने वाला है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की यह टूरिज्म, डिप्लोमेसी और साइलेंट स्ट्राइक चीन की विस्तारवादी सोच पर सबसे बड़ा वार है? क्या भारत आगे भी ऐसे ही शांत तरीकों से चीन को हराता रहेगा? आप इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं।